आज व्यू 360 में समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आलमी हालात के तनाजुर में इस बार और भी अहम। सैलाब ने मंचर झील के पानियों से अपना रोजगार कमाने वालों की जिंदगियां भी दरहम भरम कर दी। गांव था वो मुकम्मल तबाह हो गया, गांव था जो घर थे सारे तबाह हो गए। और अमरीकियों की एक बड़ी तादाद को तालीमी कर्जों की अदायगी का चैलेंज दरपेश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास शुरू हुआ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के अलावा भारत, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान समेत कई ममालिक के रहनुमा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास का एक अहम पहलू रूस और चीन के सदूर की मुलाकात है, जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली मुलाकात होगी दोनों रहनुमाओं के दरमियान। रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद से मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना है। समरकंद एक कदीम उज़्बेक शहर जो कभी बहीरा रोम को शाहराह रेशम के ज़रिए चीन से मिलाता था, इस हफ्ते शंघाई कॉन्फ्रेंस के सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। यूक्रेन की जंग के आगाज़ के बाद चीनी और रूसी रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात और इजलास जियोपॉलिटिकल बारीकियों के बायस इंतहाई अहमियत का हामिल है। रूस बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से निजात के लिए चीन की तरफ देख रहा है और वो बीजिंग के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात बराबरी के नहीं हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन रूस को मुआशी नहीं बल्कि सियासी पार्टनर के तौर पर देखता है। रूस और चीन के दरमियान तिजारत का हुजम क्या है? 143 बिलियन डॉलर। ये रूस का बेहतरीन पार्टनर है ना? और चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत का हुजम कितना है? वो एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन फिर भी ये 700 अरब डॉलर है। रूस हो सकता है चीन का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार ना हो, लेकिन बीजिंग इस वक्त मॉस्को का सबसे बड़ा सियासी पार्टनर है। जोग्राफियाई और सियासी अमूर के लिहाज से रूस और चीन मगरब और एशिया पैसिफिक खत्ते के बारे में एक जैसे ख्यालात रखते हैं। इन दोनों का अमेरिका के साथ ताल्लुक भी हरीफाना नौयत का है। रूस और चीन का एक अहम मुश्तरका हरीफ अमेरिका है, जिसके रूस के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके हैं और चीन के साथ मुसलसल अबतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल लाजमी तौर पर रूस और चीन को एक दूसरे के करीब लाती है। कोविड के आलमी बहरान के आगाज़ के बाद चीनी रहनुमा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है और उज़्बेकिस्तान में इजलास मुनक्किद करने का फैसला इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर करता है। पहली बात तो ये है कि वस्त एशिया एक ट्रांजिट रीजन भी है, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि चीन के अपने इक़्तिसादी मफादात भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चीनी एक तरह से सियासत के फ़लसफ़ी हैं। वो इस बात का बखूबी इदराक रखते हैं कि वस्त एशिया उनके ज़ेर असर आने से बच नहीं सकता। मगरबी ममालिक के रूस को अलग थलग कर देने और चीन के सियासत और तिजारत के दरमियान एक मुश्किल तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश के दरमियान मॉस्को उम्मीद रखता है कि पुतिन और शी के दरमियान मुलाकात वो वाहिद पुल है जिसे यूक्रेन जंग के बाद रूस चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। मार्कस हार्टन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। SCO या शंघाई ताउन तंजीम को नेटो जैसे मगरबी इत्तेहाद के असर व रसूख को कम करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय में अगरचे इसका असर महदूद रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में ये एक अहम इलाकाई ब्लॉक बन सकता है। 2001 में चीन, रूस और 4 वस्ती एशियाई रियासतों काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने खित्ते में इंतहा पसंदी को रोकने और सरहदी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इस ग्रुप की तौसी के पहले मरहले में रुकनियत दी गई। ईरान और बेलारूस इस वक्त तंजीम में शामिल होने के मरहले में है, जबकि अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। यह ग्रुप दुनिया की तकरीबन 44% आबादी यानी 3.5 अरब अफराद को कवर करता है और दुनिया की मजमूई आलमी पैदावार का 30% से ज़्यादा हिस्सा इस तंजीम के ममालिक के पास है। इस इजलास में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा माहौलियाती तब्दीली, खुराक और तवानाई से जुड़े इशूज़ और सप्लाई चेन के आलमी मसाइल के अलावा इलाकाई मसाइल पर भी गौर करेंगे। ये समिट कवर करने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नौबहार एममोवा उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त समरकंद से हमें ज्वाइन कर रही हैं।
Now, Russia is hoping that China can help her further against sanctions imposed by West due to Ukraine war. What's on agenda regarding that in President Xi and President Putin's meeting? There must be some agreement before the leaders' meeting. They have definitely discussed what to talk about here, but they're not sharing the agenda. It's very interesting because of that. Obviously, the biggest newsmakers here are the Russian leader and the Chinese leader, who haven't seen each other for a long time. And we know that the Chinese leader, Xi Jinping, has not been seen much since the pandemic. And then, President Vladimir Putin hasn't been really engaging with the international community up close. So they're here right now, along with other 12 leaders of this part of the world, and they're not sharing the agendas. We know that they're having a lot of private conversations. We're watching them from afar, but the delegations are sharing bits and bits of information. But it seems to us, based on my own observation for the last 2 days, that everything is being talked about here. They're mingling with each other, but they're not sharing the details. But we know for sure that the war in Ukraine is high on the agenda, that they're discussing the war there, the conflict, the nature of the conflict, and what should happen now. And based on my conversations with various experts, including those from Russia, we know that the Chinese and Turkey are the two countries who they say dare to encourage or to push Russia to stop the war. नौबहार हमें बता रही थी कि अभी तक कोई एजेंडा शेयर नहीं किया गया इस मीटिंग से रिलेटेड। दोनों प्रेसिडेंट जो हैं चाइना और रशिया के, व्लादिमीर पुतिन की तरफ जो दोनों रहनुमाओं की मुलाकात है, उस हवाले से कोई एजेंडा शेयर नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे अभी तक जो एक्सपर्ट समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो यूक्रेन वॉर पे होगा, और चाइना और तुर्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में कि यूक्रेन वॉर जो है उसको बंद किया जा सके। लेकिन अभी तक ये जो पैंडेमिक के बाद से, कोविड के बाद से दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात है, और इस पूरे ड्यूरेशन में दोनों रहनुमाओं ने दुनिया के बाकी रहनुमाओं से बहुत कम ही मुलाकातें की हैं। Nabhar, the summit organizers are calling this an opportunity to expand SCO. What's new on Iran becoming a member? So today, the government, the leadership of Iran and the SCO leadership signed a memorandum about Tehran's membership. But we immediately heard from the officials that this does not mean that Iran is joining the organization today. Apparently, it has yet to meet several obligations, but this is a symbolic gesture that Iran will eventually be welcome into this bloc. नौबहार में बता रही हैं कि एससीओ लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप के दरमियान आज एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, और जिसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो ईरान की तरफ से पूरी की जाएंगी ताकि प्रॉपर मेंबरशिप ले सके। लेकिन आज या इस समिट में ऐसा कुछ डिसाइड होने नहीं जा रहा। Nobhar, there is a hope from certain quarters about the meeting between India and Pakistan prime ministers as well. Is there any information about that as well? There is a lot of speculation here about that, because the SCO, as you see, is a bunch of countries, of states who oppose each other's foreign policies in so many different ways. It's a very interesting circle, right? You have Russia and China, you have Pakistan and India, and then we have Azerbaijan and Iran, who are also invited as special guests. Then you have Turkey also as a special guest. Then you have Belarus as an observer, and the Belarusian leader, Alexander Lukashenko, has been getting on the nerves of many countries around the Russian near abroad, Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. And then we have Kyrgyzstan and Tajikistan, who haven't really been getting along well. So it's a very interesting group of, countries, and we all want to be flies on the wall to be listening to the conversations of these leaders. So along that, then, there is excitement about Prime Minister Modi's arrival tonight. I believe he's going to arrive within a few hours. And the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif is already here, and he's already met the Uzbek President Shavkat Mirziyoyev. So there are some speculations, but we really don't know. I am sure by tomorrow we will know more about this. They will definitely be mingling with each other. They'll be dining several times, I believe. Well,
having lunches and dinners together. They'll definitely be having a conversation or several conversations, multilateral. But we don't know if this is going to be bilateral or this is really going to be like talks between specifically Pakistan or India. But this is a mingling ground. That's how the SCO leadership is describing the summit. नौबहार हमें कह रही थी कि इस वक्त जो है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया इस समिट में शामिल हैं, दोनों की बहुत मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन इसके अलावा भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ ईरान है, या बाकी भी अगर हम अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान या इसके साथ साथ आर्मीनिया, जितने भी ममालिक इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, मोस्टली उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। तो ये एक बड़ा अच्छा ग्राउंड है इस कॉन्टेक्स्ट में कि सभी मुल्क यहाँ पे हैं, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कुछ देर में पहुँचेंगे इस समिट के लिए उज़्बेकिस्तान, और इसके बाद जिस तरह की सिचुएशन अभी तक है उसके मुताबिक तो ख़बरें यही हैं कि डायरेक्टली या बायलैटरल मुलाकात जो है, दो तरफ़ा मुलाकात जो है, उस पर अभी कोई ख़बर नहीं है। लेकिन इसके अलावा ग्रुप सेटिंग्स में डेफिनेटली दोनों रहनुमा आपस में मिल भी रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रुप सेटिंग्स में होंगे, कई जगहों पे इकट्ठे खाना खा रहे होंगे, लेकिन दोनों की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात अभी तक जो है उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू नौबहार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक्स फॉर अपडेटिंग व्हाट्स हैपनिंग इन SCO समिट टुडे। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल की। आपको मिलवाते हैं खादिम हुसैन मल्लाह से, जिनका ख़ानदान सैलाब से पहले मंछर झील पर आबाद था, लेकिन जब झील में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर हुई तो उनका पूरा कबीला झील छोड़कर खुशी पर आ बसा। खादिम हुसैन मल्लाह ने सैलाब में कमाई का मुतबादिल ज़रिया भी तलाश कर लिया है, मगर उन्हें डर है कि सैलाब की तबाहकारियों से उनका मुस्तकिल रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है। सिद्रा डार और खलील अहमद की रिपोर्ट। सैलाब ने तो हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कम से कम अभी जो कश्तियों की वजह से हमारे बच्चे भूखे नहीं मर रहे, लेकिन वो भी आर्जी तौर। मच्छर में पानी ज़्यादा आ गया, सारा गांव हमारा डूब गया, उसकी वजह से निकलना पड़ा मच्छर से। तादाद तो बड़ी, लेकिन मेरा जो अपना कबीला वो तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं जो निकल के आए हैं। वो सारे वो सेवन के आगे एक जबल है, उसके ऊपर बैठे हुए सारे, ना उनके पास कोई छत है, न रहने को कोई जगह है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पर चाहे जो ही दादू का जो रास्ता है ना, वहाँ पे पानी कट लगा, वो सारा रास्ता बंद हो गया। हमारे पास अपनी कश्तियाँ थी, वो चला रहे हैं, यहाँ से लोग उठा के वहाँ छोड़ रहे हैं, वहाँ से लोग उठा के यहाँ छोड़ रहे हैं। वो तो चल रहा है गुजर वाला, लेकिन जो गांव था वो मुकम्मल तबाह हो गया। गांव था, जो घर थे, सारे तबाह हो गए। उनको बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ये तो 4-5 दिन का काम है, ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे। मछली का काम था, वो जो पानी टूटा तो सारा काम धर्म भरम हो गया। जो ये दादू है, ये सारा तबाह हो गया। उससे हमें तो नुकसान होगा ना। अगर उनकी आबादी होती, उनके गांव सलामत होते तो तभी हमारा रोज़गार बनता। मेन जो रोज़गार है वो मछली बेचना है। अगर वो ही सारे तबाह हो जाएंगे, उनके पास कुछ ही नहीं होगा, मछली खरीदा गया हमसे कौन। तो हमें उस वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा। ये 10-15 दिन का काम है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें जो हमारा काछा जो ही या मच्छर जो तबाह हुआ है ना, वो हमारी सारी ज़िंदगी का कारोबार था, वो ख़त्म हो गया। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, और दर्जा हरारत के रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने के साथ साथ गर्मी से बचने के वसाइल के लिए तलब में भी इजाफा हो रहा है, और एयर कंडीशनिंग अब एक ज़रूरत बनती जा रही है। दिखाते हैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी जो AC यूनिट्स को मज़ीद मौसर बनाने पर काम कर रही है।
متواتر گرم ہوتی ہوئی ہماری دنیا میں ایئر کنڈیشننگ بہت سے لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے، تاہم یہ مسئلے کا حصہ بھی ہے۔ Air conditioning is about 4%. ایئر کنڈیشننگ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کا تقریباً 4% ہے، اور یہ ہوا بازی کی پوری صنعت سے تقریباً دگنا ہے۔ میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے منسلک ایک اسٹارٹ اپ ٹرانزیرا غیر معمولی خصوصیات والے پاؤڈر کا استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی مؤثر ایئر کنڈیشنر ڈیزائن کر رہا ہے۔ Just a couple grams of this اس material مواد کا صرف 2 گرام فٹ بال کے میدان جتنے رقبے کے لیے کافی ہے۔ یہ مصنوعی نینو پارٹیکلز کی ایک نئی کلاس ہے جسے میٹل آرگینک فریم ورک یا موفس کہا جاتا ہے، جس پر میریچا ڈنکا MIT میں اپنی لیب میں تحقیق کر رہے ہیں۔ So what these are really are combinations of یہ در حقیقت مختلف دھاتوں اور نامیاتی مالیکیولز کے مجموعے ہیں جو مل کر ایک ایسا مواد بناتے ہیں جو دیکھنے میں اسفنج کی طرح لگتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر میں داخل ہونے والی مرطوب ہوا سے نمی جذب کرنے کے لیے موفس کا استعمال کیا جائے۔ ٹرانزیرا کے CEO سورین گراما کا کہنا ہے کہ اس طرح خشک ہوا کے ٹھنڈا ہونے میں بہت کم توانائی لگتی ہے۔ So this is our air conditioner test یہ chamber. ہمارا ایئر کنڈیشنر ٹیسٹ چیمبر ہے۔ یہاں ہم توانائی کی کھپت، درجہ حرارت اور رطوبت کی پیمائش کرتے ہیں۔ ٹرانزائرا کے ڈیزائن میں ان ایئر کنڈیشنرز پر MOF مواد کی کوٹنگ ہوگی۔ ہم کم از کم 35% زیادہ توانائی حاصل کر سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ روایتی ایئر کنڈیشنر سے 50% زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے مطابق سن 2050 تک دنیا بھر میں ایئر کنڈیشننگ یونٹس کی تعداد 3 گنا ہونے کی توقع ہے، اور اس وقت مقابلہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کو گرم کیے بغیر لوگوں کے گھروں کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے۔ میٹ ڈیول کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ آزادی کے 75 سال، سنیے ان 75 برسوں کی تاریخ، ان سے جو گواہ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کے، جو یاد کریں گے اس گزرے وقت کے اچھے اور برے کو، اور ان کو جنہوں نے کی جدوجہد سماجی آزادی اور برابری کی۔ بیان کریں گے ماضی کے حقائق، کھیل اور آرٹ سے لے کر جمہوریت اور آمریت تک۔ سنیے ان کو جو شاہد ہیں ان 75 سالوں کے۔ VOA اردو کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کے 75 سال میں۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول صرف کم آمدنی والے ملکوں کے طلباء کے لیے ہی نہیں بلکہ اکثر امریکیوں کی استطاعت سے بھی باہر ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لیے جانے والے قرضوں نے آج 4.5 کروڑ امریکیوں کو 17 خرب ڈالر سے زیادہ کا مقروض بنا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی ندا سمیر سے۔ ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں طلباء اپنے والدین کی جمع پونجیاں سمیٹ کر امریکہ کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یہاں آتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم خود ایک عام امریکی کی دسترس میں بھی نہیں ہے؟ اس کے لیے یہاں ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس حکومت یا پھر پرائیویٹ اداروں سے اسٹوڈنٹ لون لیتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اب قرضوں کی یہ رقم 17 خرب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رقم پاکستان کی کل معیشت کا 5 گنا بنتی ہے۔ امریکہ میں تقریباً 4.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جن پر اس وقت ان 17 خرب ڈالرز کے قرضوں کا بوجھ ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے کچھ شرائط کے ساتھ حکومت سے تعلیم کی مد میں لیے گئے لونز پر 10 سے 20 ہزار ڈالرز معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لیا گیا لون امریکہ میں مکان کی خریداری کے بعد قرضوں کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے، یعنی پورے ملک میں کریڈٹ کارڈز اور گاڑیوں کے لیے گئے قرضے بھی اس سے کم ہیں۔ تعلیم کے لیے قرض دینے کی شروعات کب ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ 1.5 صدی پہلے تک امریکہ کی اعلیٰ تعلیم کی درسگاہوں میں نہ غیر سفید فام افراد کی گنجائش تھی، نہ ہی خواتین اور نچلے طبقے کے افراد کی۔ پھر 20ویں صدی میں صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ امریکی اعلیٰ تعلیم کی تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ابتدا میں سرکاری گرانٹس پر بننے والی یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم مفت ہوا کرتی تھی، پھر طلباء کی تعداد بڑھنے پر اور انتظامی اخراجات بڑھنے پر معمولی فیس لی جانے لگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی، اور اس طرح اعلیٰ تعلیم امیر طبقے کی دسترس تک ہی محدود رہی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقت، اقتصادی برتری اور اثر و رسوخ نے امریکہ کو فری ورلڈ کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ یہ اجارہ داری قائم تھی کہ اکتوبر 1957 میں سوویت یونین نے خلا میں پہلی سیٹلائٹ سپٹنک لانچ کر دی۔ اس قدم نے کھلبلی مچا دی اور امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ دیگر طاقتوں سے سائنس اور انجینئرنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح صدر آئزن ہاور کی کوششوں سے حکومت نے سائنس اور میتھس کی فیلڈز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ لونز دینے شروع کیے۔ اسی موضوع پر دی ڈیٹ ٹریپ کے نام سے کتاب لکھنے والے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی
जॉश मिचेल ने इसे अमेरिका में स्टूडेंट लोन की इब्तिदा करार दिया, मगर कर्ज लेना और फिर उसे सूद समेत वापस करना हर एक के बस में तो नहीं हो सकता था। इसी का एहसास करते हुए 1965 में सदर लिंडन बी जॉनसन ने हायर एजुकेशन एक्ट मुतारफ कराया, जिसके तहत आला तालीम का ख्वाहिशमंद हर शख्स तालीम के लिए कर्जा लेने का हकदार था। मगर वक्त के साथ बैंकों ने इन कर्जों पर शरह सूद बढ़ाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ तालीमी इदारों ने भी तलबा की बढ़ती तादाद के साथ फीसें बढ़ानी शुरू कर दी। साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। कर्ज देने वाले इदारे नाखुश थे। इसका हल अमेरिका के अगले सदर रिचर्ड निक्सन ने कुछ यूं निकाला कि उन्होंने 1970 की दिहाई में सैली मे के नाम से एक लोन सर्विसिंग इदारा बनाया। सैली मे हुकूमत की पुष्पनाही के साथ सरकारी गारंटी पर बैंकों के जरिए तलबा को लोन देता। ये स्कीम खासी मकबूल हुई, तलबा को लोन्स मिले और बैंकों के मुनाफे बढ़े। तलबा की बढ़ती तादाद देखकर 80 की दिहाई में मुनाफा बख्श तालीमी इदारों की तादाद में इजाफा हुआ। आला तालीम में सरकारी फंडिंग देखकर ट्यूशन फीस भी बढ़ाई जाती रही और इस होशरुबा इजाफे की वजह से तलबा पर कर्जों का बोझ भी बढ़ता चला गया। साल 2008 की कसाद बाजारी या रिसेशन के दौरान मालियाती इदारे स्टूडेंट लोन्स प्रोग्राम से कतरा रहे थे। इस तरह ये मसला नेशनल न्यूज़ बनकर उभरा। ओबामा हुकूमत ने फेडरल फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम का खात्मा करके हुकूमत की जानिब से तलबा को महकमा तालीम से डायरेक्ट लोन्स देने का ऐलान किया। आज तक ज़्यादातर तलबा इसी स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत लोन लेते हैं, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट लोन्स प्रोग्राम भी मौजूद हैं। मेरे और आप जैसे कितने लोग होंगे जिनकी सोच ये है कि एक अच्छी डिग्री अच्छे मुस्तकबिल की भी ज़ामिन है। यहाँ भी स्टूडेंट्स यही सोचकर लोन ले लेते हैं, जिन्हें अदा करने का सिलसिला तालीम खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। प्यू ट्रस्ट के एक सर्वे के मुताबिक विफाकी स्टूडेंट लोन लेने वाले 1/3 अफराद डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसकी एक अहम वजह तो ये है कि ट्यूशन फीस बेतहाशा बढ़ जाने से कर्ज की रकम भी माजी के मुकाबले में बढ़ चुकी है, जिसे उतारना इतना आसान नहीं। एजुकेशन डेटा ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1969 और 70 में एक आम पब्लिक यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री के सालाना तालीमी अखराजात $350 हुआ करते थे, जो आज के ज़माने के तकरीबन $2500 हुए। आज ये फीस $9500 पर पहुंच चुकी है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सालाना फीस इसी अरसे के दौरान 3 गुना से ज़ायद इजाफे के साथ $32000 से ऊपर निकल चुकी है। सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटीज़ में से एक हार्वर्ड की वेबसाइट पर नज़र डालें तो नए तालीमी साल में रिहाइश मिलाकर एक साल के कुल अखराजात $80000 और इससे ज़्यादा नजर आएंगे। दूसरी वजूहात में ज़िंदगी की तब्दीलियाँ जैसे कि शादी, बच्चे और दीगर अखराजात के बोझ में इजाफे की वजह से लोग अक्सर अपनी पेमेंट्स वक्त पर नहीं कर पाते और सूद के साथ कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाता है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो के एक सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने जहां कर्जों का कुछ हिस्सा माफ़ करने का खैर मकदम किया है, वहीं उनका कहना है कि इससे भी बेहतर ये होगा कि तालीमी फ़ीसों में होशरुबा इजाफे को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, वरना तालीमी कर्जों का ये अफरीत काबू से बाहर हो जाएगा। और प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां कॉकटोस नामी सफ़ेद तोतों और इंसानों के दरमियान एक तरह की कशमकश जारी है, जिसमें ये खूबसूरत परिंदे जीतते दिखाई दे रहे हैं। इंसानों और तोतों के दरमियान यह मुकाबला शहरियों का अपने कूड़े के डब्बों को महफूज रखने पर है। इन तोतों ने अपनी चोंच से कचरे के इन डब्बों के ढक्कन को उठाने और खोलने का तरीका ढूंढ लिया है। रिसर्चर्स इनकी सलाहियत पर हैरान है और उनके मुशाहिदे के मुताबिक तोते कूड़े तक पहुंचने का तरीका एक दूसरे से सीख रहे हैं। इधर सिडनी में दूसरे इलाकों में शहरी परेशान हैं क्योंकि कूड़े के डब्बों को बंद रखने का वो जो भी तरीका आजमाते हैं, ये सफ़ेद तोते उनसे एक कदम आगे दिखाई देते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।